हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हिंदी का ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है? सा 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 हा, या रा लावा, पा फा बा भा, ता था दा ना। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सा सा हा। ये कौन से व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन। और या रा लावा, इन्हें क्या कहते हैं? तो ये हैं अंतस्थ व्यंजन। ये कैसे व्यंजन हो जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ये कैसे व्यंजन हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन। ये कैसे व्यंजन हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन। ता था दा धा ना, ये ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सा श हा। ये कैसे व्यंजन हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ओष्ठ ध्वनि है? ला, रा, हा, बा। तो निम्न में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बा। बा कैसी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। पा फा बा भा, ये सभी कैसी ध्वनियाँ हैं? तो ये सभी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अकारांत या स्वर। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अकारांत कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्या कहा जाएगा? अकारांत कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण कितने होंगे? 2। कौन कौन से होते हैं? तो अंग और अहा। अंग अहा, ये 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। इन्हें अयोगवाह किसने कहा? तो किशोरी दास वाजपेयी ने। किसने कहा है? किशोरी दास वाजपेयी ने। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन। किशोरी दास वाजपेयी की एक पुस्तक है शब्दानुशासन। तो इन्होंने अपनी पुस्तक शब्दानुशासन में इन्हें क्या कहा है? अयोगवाह कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, अकारांत। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है? क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण। कौन का? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन प्लस क्या हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला और वा प्लस अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा। कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन। और सभी स्वर, जितने स्वर होंगे सभी स्वर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब घोष या सघोष, 2 नाम होंगे, घोष या सघोष। तो ये सभी वर्ण किस में आएंगे? घोष में आएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन यानी या लावा और प्लस सभी स्वर, ये किस में जाएंगे? तो ये जाएंगे घोष। तो यहाँ पे देखेंगे पा क्या है? पहला वर्ण है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा टा कैसा है? पहला वर्ण है, ये भी नहीं होगा। पा फा दूसरा वर्ण है, तो यहाँ से ये भी नहीं होगा। दा, ता था दा, ये तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पे अघोष वर्ण क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, वर्ण है या वाक्य है? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शब्द। क्या हो जाएगा? शब्द। यदि पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या पूछेगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब हम लगाएंगे वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या लगाएंगे? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए,
शब्द। यदि पूछेगा भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो हम क्या लगाएंगे, वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या लगाएंगे, वाक्य। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है, यदि पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई और ऑप्शन में रहता है वर्ण और ध्वनि, वर्ण और ध्वनि, जब दोनों ऑप्शन में रहेगा वर्ण या ध्वनि तो हम फर्स्ट वरीयता किसको देंगे, ध्वनि को, और सेकंड वरीयता किसे देंगे, वर्ण को। यदि दोनों ऑप्शन में है तो किसको उत्तर माना जाएगा, ध्वनि को माना जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शब्द। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कंठ ध्वनि है, निम्न में कंठ ध्वनि है तो कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, आ, बड़ा आ, का वर्ग और प्लस विसर्ग और हा। छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और विसर्ग, कौन से, विसर्ग और हा, ये सभी ध्वनियाँ किस में जाएंगी, कंठ ध्वनियाँ कहलाएंगी। तो यहाँ देखो का और ये चा है तो का वर्ग का नहीं है तो ये भी ऑप्शन से गलत हो गया, या ये भी नहीं होगा, का और खा ये का वर्ग के हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गा और घा कंठ ध्वनियाँ हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण है तो अल्प प्राण कौन होगा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा, कौन कौन से, या, रा, ला, वा और सभी स्वर, सभी स्वर, ये किस में जाएंगे, तो ये जाएंगे आपके अल्प प्राण में। महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, दूसरा, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होंगे, सा, सा, सा और हा, ये किस में जाएंगे, तो ये जाएंगे महाप्राण में। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर किस में जाएंगे, अल्प प्राण में, और महाप्राण में दूसरा, चौथा वर्ण और सा, 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 हाँ, ये किस में जाएंगे, तो ये जाएंगे महाप्राण में। आपसे पूछा गया है अल्प प्राण तो पहले में क्या होगा, का तो अल्प प्राण में होगा लेकिन खा वर्ण क्या हो जाएगा, ये महाप्राण है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा का और गा, का पहला वर्ण है, गा तीसरा है तो पहला और तीसरा मिला तो ये किस में हो जाएगा, अल्प प्राण में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अल्प प्राण। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है, उत्साह, पुनः, दिल्ली, सभी। तो द्वितीय व्यंजन क्या होंगे, द्वितीय व्यंजन के लिए पहला वर्ण क्या होना चाहिए, जैसे ये पूरा वर्ण है क्या, पा, और इसी का आधा, इसी वर्ण का आधा, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीय व्यंजन। यदि आधा अक्षर क्या है, ला, और पूरा अक्षर क्या है, का, तो ये द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। द्वितीय व्यंजन के लिए पहला और दूसरा, पहला वर्ण क्या होना चाहिए, पूर्ण, और दूसरा उसी का दूसरा क्या होना चाहिए, हाफ। तो ये देखो यहाँ ता है और दूसरा सा है तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय व्यंजन नहीं होगा, ये भी द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। दिल्ली, दिल्ली में पूरा ला और आधा ला, तो ये पहचान पूरा ला है और आधा ला, तो दिल्ली कैसा हो जाएगा, द्वितीय व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, हिंदी शब्दकोश में छ का वर्ण किस शब्द के बाद आता है, त्र, छ, ज्ञा, का। तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, का के बाद। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन कौन होंगे, तो स्पर्श व्यंजन का से माँ तक, का से माँ तक जो भी जितने भी वर्ण आएंगे वो कौन से हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, कितनी होगी 25। कितने वर्ग में आएंगे, तो ये 5 वर्गों में आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। स्पर्श व्यंजन
5 वर्गों में आएंगे, एक वर्ग में 5 अक्षर होंगे, यानी टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे 25। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सा कैसा है, तो ये सा क्या हो जाएगा, ये ऊष्म व्यंजन है। कैसा है, तो ऊष्म व्यंजन है। छा ऊष्म व्यंजन है। का चा पा ये कैसे व्यंजन है, तो ये स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है महाप्राण वर्ण है का चा डा दा। महाप्राण वर्ण क्या हो जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो देखो का पहला है, छ चा छ तो ये दूसरा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी। महाप्राण वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विराम का अर्थ है, यहाँ से विराम चिन्ह का शुरू हुआ है, तो विराम का अर्थ है चलना, बिछुड़ना, ठहरना या रुकना, या इनमें से कोई नहीं। तो विराम का अर्थ क्या होता है, तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। क्या होगा, ठहरना या रुकना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विराम का चिन्ह नहीं है। निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन कौन से होंगे, तो यहाँ देखो पहला ये क्या है, निर्देशक। निर्देशन के चिन्ह कैसा होगा, ये क्या होगा, निर्देशक। इसी को दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या होता है निर्देशक का, योजक। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। इसका और एक नाम होता है सामासिक। क्या होता है, सामासिक, सामासिक चिन्ह। इन तीनों, ये दोनों किसके नाम है, निर्देशन। क्या कौन सा चिन्ह होगा, तो ये चिन्ह होगा। लाघव, लाघव का चिन्ह क्या होगा, ये लाघव। और विवरण, विवरण क्या होगा, विवरण का चिन्ह ये रहेगा। तो इसमें कौन सा प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक का, अल्प विराम, पूर्ण विराम, लाघव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन सी सही होगा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होगा, तीज। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया माना जाता है, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। तो किस भाषा से लिया माना जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। लेकिन पूर्ण विराम को छोड़कर, किसे, पूर्ण विराम को छोड़कर। पूर्ण विराम का चिन्ह ये होगा। पूर्ण विराम को छोड़ करके जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सब को अंग्रेजी भाषा से लिया माना जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 6, 17, 18, 20। तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होगा, तो ये कौन सा है, तो ये है अल्प विराम। ये क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल्प विराम। ये किसका चिन्ह है, तो ये चिन्ह है अर्ध विराम का। किसका, अर्ध विराम। ये उद्धरण चिन्ह है। कैसा है, उद्धरण चिन्ह। और ये कैसा है, तो ये दोहरा उद्धरण है और ये एकल उद्धरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल्प विराम का चिन्ह ये। अगला क्वेश्चन है, विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह को पहचानिए। तो निम्न में विवरण चिन्ह कौन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानो। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानो। तो ये कौन सा चिन्ह होगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाघव। लाघव चिन्ह। ये क्या है, ये कोष्ठक चिन्ह होता है। क्या, कौन सा, कोष्ठक चिन्ह। ये क्या होगा, ये हंस पद चिन्ह होगा। हंस पद, जिसे त्रुटि सूचक चिन्ह कहा जाता है। तो तुल्यता सूचक चिन्ह ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तुल्यता सूचक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है,
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, त्रुटि सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह? तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोष्ठक चिन्ह का। किसे? कोष्ठक चिन्ह का। अगला क्वेश्चन है, आकाश पाताल में लगने वाला विराम चिन्ह है। तो आकाश पाताल में जो ये चिन्ह लगा है इसका क्या नाम है? अल्प विराम है, योजक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है या लाघव चिन्ह है? यह कौन सा चिन्ह है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? निर्देशक या सामासिक चिन्ह। कैसा होगा? सामासिक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा बनेगा? तो ये होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह, ये जो विराम चिन्ह बना है इसका क्या नाम है? अल्प विराम है, हंस पद है, अर्ध विराम है या पूर्ण विराम है? तो यहाँ पे ये कौन सा विराम है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्ध विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह क्या होगा? ये अल्प विराम का चिन्ह होगा। हंस पद या त्रुटि का चिन्ह इस प्रकार बनेगा और पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आदेश चिन्ह है? क्या कह रहा है? आदेश चिन्ह है। तो आदेश चिन्ह कौन सा होगा? आदेश चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। आदेश चिन्ह को विवरण चिन्ह कहा जाता है। तो विवरण चिन्ह कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे क्या कहोगे? विवरण चिन्ह। ये क्या है? ये प्रश्नवाचक हुई, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ये कोष्ठक चिन्ह, ये अर्ध विराम चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन है, उचित विराम चिन्ह का चयन करें। तुम सब कहाँ जा रही हो? तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो इस वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या? तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है, उचित विराम चिन्ह का चयन करें। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। तो इसमें कौन सा उचित विराम चिन्ह लगेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल्प विराम और पूर्ण विराम। रोको मत, जाने दो, ये पूर्ण विराम यहाँ लगेगा और रोको मत ये अल्प विराम। दूसरा है रोको मत, जाने दो, ये पूर्ण विराम और यहाँ अर्ध विराम। तो यहाँ इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि रोको मत, जाने दो, किसी चीज़ को रोकने के लिए रोको मत, जाने दो। और दूसरे वाक्य में रोको मत, जाने दो, कहने का मतलब यहाँ से न रोकने की बात कही गई है। तो एक अल्प विराम से वाक्य में कितना अंतर आता है, यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।